नमस्कार। कथाओं के झुरमुट में मेरे सभी पाठकों और दर्शकों का स्वागत है। कल मैंने अपनी स्वरचित रचना रेल का एक प्रथम भाग सुनाया था। उसके आगे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही दर्दनाक या दुखद कह सकते हैं। उसके आगे क्या हुआ उन बच्चियों के साथ जो एकदम अनाथ हो चुकी थी, उसके आगे का विवरण मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। देखिए, जब माँ की मृत्यु हो गई, पिता बॉर्डर पे हैं, उनको भी इन्फॉर्म नहीं कर पाए, बहुत सुदूर गांव से ये सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई, तब फ़ोन नहीं हुआ कर, सन 50 के समय की है स्थिति। अब धीरे धीरे बच्चियां स्कूल न जाकर अपने जेठीजा मतलब ताऊ जी की पत्नी हरतौला की चचेरी भाभी के कहे अनुसार रहती, जो मिलता जब मिलता खाती, और सारे दिन कभी बर्तन कभी कमरे आंगन बुहारना, नौले से छोटे छोटे बर्तनों से पानी लाकर बड़ी गागर भरना, सिल पर नमक मसाले पीसना, सुबह मुंह अंधेरे उठकर अपना नहाना धोना, अपने कपड़े बिन साबुन के धोना, घर के आसपास के पौधों में पानी डालना, पास के सब्जियों के बाड़े में गुड़ाई करना जैसे कामों के बदले रूखी रोटियां बच गई तो सब्जी दाल या झोली मिलती, जिसको हमारे कढ़ी को झोली कहते हैं, पर सबके खाने के बाद मिलती, वो भी सबके खाने के बाद, अगर बच गई तो, नहीं तो सूखी रोटी। बाकी के किसी भी अन्य परिवार से बात करना, उनके घर जाना या भूख लगने पर खाना मांगने का हक उनसे छीन चुका था। ऐसा करने की मनाही थी। दोनों बहनें बस आपस में धीरे धीरे बात करती थी। कभी कभी छोटी बहन जब रोती तो बड़ी निर्मला कहती, बाबू आएंगे सब ठीक कर देंगे, और बहन के गालों के आंसू पोंछकर उस रास्ते को ताकने लगती जहां से उनके गांव आने जाने का पहाड़ी रास्ता था। एक दिन खबर आई कि हरतौला सिंह बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए गायब हैं। तो बच्चों का जेठ बाबू शंकर सिंह कहने लगा, अरे ये लड़कियां तो खार पड़ गई, खार मतलब सर पड़ गई। शंकर सिंह की पत्नी बिंदुली देवी जो को आजकल बहुत आराम था, किया कराया काम मिल जाता था। बस सोचती थी जब ये लड़कियां और बड़ी हो जाएंगी तो और ज़्यादा काम कर पाएंगी, चलो बुरा क्या है, बचा कुचा खाती हैं, जिद नहीं करती, कभी कभी मेरे हाथ पैर भी दबा देती हैं। इसी बीच फौज से एक आदमी आया और हरतौला सिंह का फंड और ग्रेचुटी का पैसा किसके नाम करना है पूछने के लिए, और मतलब उसकी तफसीस करने के लिए लोग आते हैं ना, वहाँ नाम तो लिखा ही होगा। शंकर सिंह ने रोते हुए कहा, ये बच्चियां हैं जिन्हें मैं पाल रहा हूँ। चूंकि बच्चियां नाबालिग थीं तो बच्चियों के पैसे शंकर सिंह की कस्टडी में बैंक में जमा कर दिए गए। शंकर सिंह उन पैसों को नहीं ले सकता था। बच्चियों के अंगूठे के निशान लेकर बैंक वालों ने और फौज वालों ने रखवा कर अपने हिसाब से पुख्ता प्रबंध किए थे, जो संभव था उस समय। परंतु उन निरीह बच्चियों के निशान लेना शंकर सिंह और बिंदुली जैसे चालाक लोगों के लिए अधिक मुश्किल न था। माँ खत्म, बाप गायब, पैसा हजम की त्रिवेणी से गुधी निरीह और अनाथ बच्चियों की कथा में और दुखी करने वाली दास्तानें भी थी। विद्या की मौत के बाद जिस बूढ़ी महिला को, जो हरतौला की चाची और बच्चियों की दादी थी, की अकस्मात मृत्यु हो गई, वो उसका थोड़ा सहारा था उनको। हालांकि वह 90 पार की अवस्था की होंगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी संतान 75 साल की थी, जिसका नाम कुंती था, और वह पड़ोस के गांव में ब्याही थी। फिर भी गांव के कुछ लोग कहने लगी कि जो इनको गले लगाता है वह मर जाता है। बच्चियों पर दोष आ गया उसका। खैर, एक स्त्री जो पूरे परिवार की सबसे वृद्धा थी, उसकी मृत्यु का कारण इन्हीं अनाथ बच्चियों का माना जाना। इसका बेटा शंकर सिंह, जो दमे का पुराना मरीज था, अचानक सांस रुक जाने से के कारण काल कवलित हो गया और बिंदुली देवी विधवा हो गई। तो लगभग सभी लोग लड़कियों को अपशकुनी, विनाशनी कहने लगे। किसी को भी उन अनाथों के लिए अब कोई सहानुभूति न थी, क्योंकि एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती जा रही थी। बिंदुली देवी, जो लोगों से छुप के
लड़कियों का शोषण, मार कुटाई करती थी। अब खुलेआम बाल नोचना, लड़कियों के से पूरे दिन भारी भरकम काम करवाने लगी। सभी कहते, देखो इतना अनर्थ होने के बाद भी बिंदुली ने इनको घर से नहीं निकाला। बिंदुली कितनी अच्छी है, आखिर अपने देवर की बेटियां जो ठहरी, फिर भी ऐसा कहते हैं। अब 12 वर्षीय निर्मला गाय का दूध भी लगा लेती थी और उसकी ताई चुपके से देखा करती कि कहीं गोट में ही न पी ले, गोट जहाँ गाय रहती है। एक दिन प्रातःकाल निर्मला से दूध दुहने के बाद गोठ में ही छलक गया। उसके बाद दोनों बहनों की आंगन में ऐसी धुनाई हुई कि उसी समय निर्मला किसी तरह अपनी छोटी बहन का हाथ थामे अपने उस घर में गई जहां कभी वह अपने माँ के साथ रहती थी। वो घर इंदौर ताला बंद था। तो बिंदुली हाथ नचा नचा कर कहने लगी, जा जा अपनी मरी माँ से शिकायत कर। पर निर्मला चुपचाप घर की कुंडी एक लकड़ी से खोल अंदर गई और अपने स्कूल के झोले में अपनी कुछ जरूरी चीजें रखने लगी। एक चित्र के पीछे से धीरे धीरे खोद कर एक डिब्बा निकाला। उसमें उसकी माँ के जेवर और कुछ रुपए थे जो विद्या ने मुसीबत के लिए छुपा कर रखे थे, और कुछ उनके व उसकी बहन के वह कपड़े भी बक्से में थे जो हरतौला उनके लिए लाया करता था। पर हर बार की तरह इस बार भी बच्चियों की नाप के बड़े कपड़े लाया था, और वह सब एक झोले में रख के निर्मला ने तुला से चुप रहने को कहा और उसके कान में बोली, कल सुबह सुबह हम यह घर छोड़ देंगे। माँ के जेवर और जो सब की थी वो उसने माँ को देखा था वहां छिपाते हुए रखना। गांव के लोग ऐसे ही रखते हैं। वैसे भी शंकर सिंह की मृत्यु के बाद जब उसके कहने पर बिंदुली ने उन्हें उस घर में अकेले रहने भेज दिया था और सुबह उठकर काम करने का निर्देश दिया था, तभी से वे दोनों बहनें वहीं अकेले सोती थी। ब्याल होते ही बिंदुली काम करवाने के लिए दोनों को बुलाने आई तो दोनों ने कहे अनुसार काम किया। गाय के लिए रखी रोटियां छुपा ली, उन्हें जो खाने को मिला वह भी रख लिया। पूरी रात निर्मला विचार करती रही कि कैसे इस नर्क से निकला जाए। अब सहन की सीमा पार हो चुकी थी। सुबह पौ फटने से बहुत पहले ही दोनों निडर निर्भीक अबलाएं चल पड़ी, दबे पांव चुपचाप। पता नहीं कौन सी ताकत उनको चलाए जा रही थी, उन निरीह बालिकाओं को। इतने अंधेरे में भूखे पेट चलने को कह रही थी। जिन रास्तों पर वह वीरांगनाएं चल रही थी वहां भालू, बाघ, गुलदार, सांप, बिच्छू सभी का खतरा था। वह निर्बाध ऊपर मोटर रोड तक आ पहुंची और एक पत्थर पर बैठकर बस की प्रतीक्षा करने लगी। जब बस आई तो वह उसमें चढ़ने लगी तो क्लीनर ने पूछा, कहाँ जाना है? तो कहने लगी, जहां से रेल चलती है। अच्छा, काठ गोदाम, ठीक है बैठो। तुम्हारे साथ कौन है? अरे इनसे पैसा न लेना भूबिया। ठीक है, शैप नहीं लूंगा। उनकी हालत देखकर एक को वो आ गया, तरस आ गया। हमारी माँ मर गई और हम अब रेल से अपने पिता के पास जाना चाहती हैं। तुम्हारा पिता कहाँ रहता है? दिल्ली। असल में दिल्ली शब्द उसने सुना था और पढ़ा था अपनी किताब में, तो वही उस समय उसके दिमाग मुंह पर आया, वही कह दिया उसने। इसलिए दिल्ली मुंह से निकल गया निर्मला के। काठ गोदाम में बहुत गाड़ियां तो नहीं थी, पर एक गाड़ी में बहुत लोग अपने सामान को लेकर जा रहे थे। बस वह दोनों उसी गाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गई और सोचने लगी कि कोई निकाल न दे। करीब आधे घंटे बाद जब रेल हिलने लगी तो कुछ डर कुछ अचंभे से उन दोनों बहनों ने घर से छुपाकर लाई गई रोटियां खाने लगी। एक चाय वाला वहां से गुजरा तो अपनी जेब वाले फ्रॉक से पैसा निकालकर निर्मला ने पूछा, 2 चाय खरीदी। उसके सहारे सूखी रोटियां खाने लगी। आज बहुत दिन बाद बिना कटु वचन के वह दोनों अपनी रोटियां खा रही थी। यही उनको परम सुख लगा। पर अपने भविष्य से अनजान उन दोनों बालाओं को आज बहुत अच्छा लग रहा था। खुला खुला, बिना घुटन वाला खुला आकाश। आगे क्या होता है इसको कल बताऊंगी, अगले अंक में बताऊंगी। तो देखिएगा ये कैसी कैसी विडंबनाएं, कैसी कैसी स्थितियां पैदा होती हैं, और कभी इंसान आगे निकल जाता है उनसे, कभी उसके दलदल में ऐसा फंसता है कि पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आया था और कहाँ पहुंच गया। नमस्कार।